गॉट इट। अब आते हैं सर डायग्नोसिस पे, कि हमें ऑलमोस्ट पता लग गया कि कॉजेज़ क्या रहे हैं और हमारे हाथ में सिर्फ हमारा लाइफ़स्टाइल है। मगर अब नेक्स्ट स्टेप है डायग्नोस करना, तो क्या प्रोसेस रहता है? डायग्नोसिस करने के लिए लक्षण पहले आएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान है उसको अगर एक बीमारी हो रही है जिसमें कि क्योंकि कैंसर एक बीमारी नहीं है, फूड पाइप का अलग कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का अलग कैंसर है, किडनी का अलग कैंसर है, ब्रेस्ट का अलग कैंसर है, तो हर एक के लक्षण अलग अलग होंगे। जनरली हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट भी कहते हैं कि आपकी बॉडी आपको हमेशा बताती है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं बताती, यही तो समस्या है कैंसर में। अगर 1 मिलीमीटर का कैंसर आपके शरीर में बन रहा है तो आपको कोई लक्षण नहीं आएगा। आपको लक्षण आएगा जब जब वो 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हाँ, जब वो हो गया। तो उसको 3 साल लग गए, तो 3 से 4 साल तो आपको लक्षण ही नहीं आए। हम्म। अगर लक्षण आ जाते तो बहुत जो इंटेलिजेंट लोग थे जो कि अपने शरीर को समझते हैं वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाते, नंबर 1। नंबर 2, अगर 2 मिलीमीटर के उसके शरीर में कोई गांठ पड़ी है तो सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। तो वो कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो लोगों तो को होते अर्ली हैं? साइंस तभी होते हैं जब वो 5 मिलीमीटर और उसके ऊपर बढ़ गया। तो वो कौन सी स्टेज होती है? हाँ, तो वो स्टेज 1 ही होती है, स्टेज 0 कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो स्टेज 1 ही होती है। ठीक है, तो तो मैं उनके चाहती हूँ लक्षण आप की स्टेज बाय स्टेज आप पूरा एक्सप्लेन करो। वो उसका उदाहरण देना पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट स्टेज में कैंसर है तो दैट मीन्स कि वो उसी ऑर्गन में सीमित है। अगर मान लीजिए हम ब्रेस्ट को एग्जाम्पल ले, तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उसके ब्रेस्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर की गांठ बनेगी जो कि पेनलेस होगी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, पेन नहीं करती है। तो दैट इज फर्स्ट स्टेज। जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है तो उसका साइज बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विच विल टेक मंथ्स। नंबर 1, शुरू में जैसे हमने बोला कि आपका शरीर लिम्फेटिक्स के जरिए कनेक्टेड है, तो ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज आर्म पिट में है, तो वो जो ट्यूमर सेल्स है वो ब्रेस्ट से निकल के आर्म पिट में जाएंगे और वहाँ पे गांठ बना देंगे। सो दैट यू कैन से इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में ये है कि क्योंकि ब्लड वेसल से सारा शरीर कनेक्टेड है, तो आपका जो ट्यूमरस एरिया है उसकी भी ब्लड सप्लाई है, तो ट्यूमर सेल्स वहाँ से ब्लड वेसल्स में जाएंगे एंड दे कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द बॉडी, लंग्स, बोन्स, ब्रेन, लिवर एट्सेट्रा। तो वो अगर फैल गया है तो दैट इज फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर। ओके। सो देयरफॉर हर एक ट्यूमर का लक्षण अलग है। अब मान लीजिए ओरल कैंसर है तो वो पहले मुंह में घाव बनाएगा या गांठ बनाएगा अंदर, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, छाला पड़ सकता है जो कि हील नहीं हो रहा। और वो जो जितने भी कैंसर्स हैं जब होते हैं तो वो ठीक नहीं होते, तो आपको एक वार्निंग सिग्नल मिलेगा 2-3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 5 हफ्ते का। तो अगर वो 3 या 4 हफ्ते तक कोई सिम्टम सबसाइड नहीं कर रहा है तो आपका डॉक्टर को इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए कि क्या इसको ये कैंसर तो नहीं है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे ओरल कैंसर है तो वो आपकी गर्दन में गांठ पैदा करेगा, दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर। एंड देन अगर सारी बॉडी में फैल जाए तो वो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है। सिमिलरली कोलन कैंसर है तो वो उससे आपको ट्यूमर बन रहा है तो आपकी आंत में रुकावट हो सकती है, ब्लीडिंग आ सकती है, और जैसे जैसे फिर वो गांठों में जाएगा तो आपके पेट में दर्द हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, एक्सेसिव, और फिर ऑर्गन्स में फैल गया तो फोर्थ स्टेज हो सकता है। तो हर एक कैंसर के लक्षण अलग हैं, हर एक कैंसर की, क्योंकि वो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैंसर कहाँ से अराइज हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर है तो सिर दर्द हो सकता है, आपको सीजर हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो जनरलाइजेशन नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है सारे कैंसर्स में कि अगर आपके लक्षण 3 से 4 सप्ताह में नहीं ठीक हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर को या आपको खुद को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या ये कैंसर तो नहीं है। अगर मेरा दर्द भी नहीं ठीक हो रहा 4 हफ्ते से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ठीक नहीं हो रहे 4 हफ्ते में तो सारे कैंसर्स हैं, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट जांच करानी चाहिए थ्रू द डॉक्टर जिसपे कि आप दिखा रहे हैं, ताकि वो रूल आउट हो कि ये कैंसर तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, ट्यूबरक्लोसिस भी एक लंबी बीमारी होती है और ट्यूबरक्लोसिस इज द ग्रेटेस्ट मिमिक फॉर कैंसर। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है टेस्ट करके कि ये ट्यूबरक्लोसिस है या कैंसर है। तो कैंसर एक बीमारी नहीं है, तो अगर उसको हमें डायग्नोज करना है तो उसके जो लक्षण होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पेशेंट के टेस्ट्स करने पड़ते हैं। तो सिंपल इन्वेस्टिगेशंस में एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, और अगर हमें लग रहा है कि उसको ऐसे गांठ है या लक्षण है कैंसर के तो इमेजिंग मोडालिटीज़ पहले आती हैं जिसमें कि एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी स्कैन्स आजकल बहुत प्रचलित हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि इनके शरीर में गांठ है और वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी फैली हुई है। अच्छा। किसी भी इमेजिंग मोडालिटी से ये पता नहीं लगता कि ये कैंसर है। तो कैंसर को कंफर्म करने के लिए हमें या तो नीडल टेस्ट करना पड़ता है जिसको कि FNAC बोलते हैं,
फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या फाइन नीडल बायोप्सी, या उस गांठ को निकाल देते हैं, उसको बायोप्सी बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के मन में कि अगर मैं उसमें नीडल डलवा दूंगा तो मुझे कैंसर फैल जाएगा। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, अगर कैंसर की शक है तो बिना नीडल टेस्ट के वो कंफर्म नहीं हो सकता। तो अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इसकी FNAC की जाए या बायोप्सी की जाए, तो आपको कराना चाहिए, रूल आउट करने के लिए कि नीडल टेस्ट होने से ये पक्का थोड़ा ना है कि कैंसर है, जब तक कि उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ये भ्रम हटना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, बिल्कुल हमारे मरीजों के या जनता के मन से, कि नीडल टेस्ट करने से कैंसर फैल जाता है। तो नहीं फैलता है, और कैंसर के लिए कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी इसेंशियल है। उसके बिना हम लोग कैंसर का इलाज नहीं करते और ना कर सकते एज पर आवर गाइडलाइंस। यस। तो पर्पस टेस्टिंग का क्या है? एक तो कैंसर कंफर्म हो, और कैंसर की जो स्टेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्टेजिंग पे डिपेंड करता है कि इसको ऑपरेशन में जाना है, दवाओं में जाना है, रेडिएशन में जाना है, या किसी और इलाज में जाना है। तो एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड मैकेनिज्म है जिसमें कि हम लोग इमेजिंग मोडालिटीज़ और बायोप्सीज करते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग नाम करके भी कुछ डायग्नोसिस सिस्टम है? यस, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा कैंसर्स में आ गई है। पहले आप सरल भाषा में समझा दो। मैं वही सरल भाषा में ही मैं आ रहा हूँ। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का मतलब ये है कि किस जीन की खराबी की वजह से उस मरीज के शरीर में कैंसर हुआ। ओह। तो जैसे हमने पहले ही बोला कि कैंसर होता क्यों है, कि आपके जीन में म्यूटेशन आ गया, या डिलीशन आ गया, या कोई विकार आ गया। तो आज से 10-15 साल पहले तक ये टेस्ट बहुत मुश्किल थे, बहुत महंगे थे, और होते ही नहीं थे, और 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर मुझे आपके ट्यूमर का एक सैंपल मिल जाए बायोप्सी का, उसको मैं कंप्यूटर में डालूं या लैब में दूं जी, और 10 से 15 दिनों में वो मुझे ये बता देते हैं कि आपके ट्यूमर में कौन से जीन्स खराब हैं। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम वो जीन की खराबी को टारगेट कर सकते हैं। टारगेट करने का मतलब हुआ कि वो जीन की खराबी को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है साइंस की पिछले 10 से 15 वर्षों में, जो कि लंग कैंसर के इलाज को टोटली बदल दिया है। रियली? आज से 25 साल 30 साल पहले जब हमने लंग कैंसर का इलाज शुरू किया था एडवांस स्टेज के अंदर, मोस्टली लंग कैंसर एडवांस स्टेज में ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि लक्षण ही नहीं आते पहली स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर। जी। तो जिंदगी केवल 6 महीने थी, उफ। और वो भी बहुत मुश्किल कीमोथेरेपी के दवाइयों से। आज आप आंचल जी इमेजिन नहीं कर सकती हैं, सब पेशेंट्स के लंग कैंसर के टुकड़े को, बायोप्सी के ब्लॉक को जीन टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, और 100 में से 60-70% लोगों में ऐसा जीन पाया जाता है जिसका कि मेरे पास इलाज है। गोली देता हूँ और वो पेशेंट 5-5, 10-10 साल तक चल रहे हैं। वाह सर। तो ये केवल लंग कैंसर के लिए नहीं है, ये ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर्स पे भी है। लेकिन अभी ये साइंस काफ़ी कैंसर्स में प्रिमिटिव है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, मॉलिक्यूलर टेस्ट करके मुझे ये तो पता लग गया कि कौन सा जीन खराब है, लेकिन अभी मेरे पास दवाई केवल 15 जीन्स की है। लगभग हम 400 जीन्स का टेस्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 350 जीन्स की दवाइयाँ अभी बनी नहीं हैं, या बनने की प्रोसेस में है, या ट्रायल्स में चल रही हैं। तो ये एक बहुत रैपिडली एडवांसिंग साइंस है, डिफरेंट जीन्स को टारगेट करने वाली। ये बहुत ही खुशी हुई मुझे जानकर सर। इट गिव्स अ लॉट ऑफ होप इन दिस कंटेक्स्ट। ट्रीटमेंट के प्रोसेस में ये अगर 15 की मिली है तो आगे की भी मिल सकती? नहीं, मिल रही हैं। हर महीने, हर 2 महीने में 1 या 2 नई दवाइयाँ आ रही हैं, चाहे वो लिवर कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो ओरल कैंसर है। और समझा जा रहा है कि अगले 5, 10, 15 वर्षों में इतनी दवाइयाँ आ जाएंगी कि कैंसर से लोग मरेंगे नहीं, लेकिन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्रॉनिक डिजीज। माने शुगर है, ठीक नहीं होती ना, इंसुलिन लो, गोली खाओ, चलते रहो। ब्लड प्रेशर है, गोली लेते रहो, जिंदगी भर चलते रहो। हार्ट डिजीज है, उसकी गोली खाते रहो। तो कैंसर को हम एक लंबी बीमारी में परिवर्तित करने जा रहे हैं, और काफ़ी कैंसर्स को कर भी चुके हैं। वाह। तो इसलिए अगर किसी को एडवांस्ड स्टेज कैंसर हो रहा है,
तो आप घबराएं नहीं, आप डॉक्टर से सलाह लें कि आपके पास इलाज के लिए क्या क्या पद्धतियां अवेलेबल हैं। जैसे आपने बोला मोस्टली केसेस 4th स्टेज पे डायग्नोस होते हैं, तो फिर मेरा सवाल तो आपसे यही था कि कितने % चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, और आपने बता दिया। कुछ हद तक तो कैंसर टू कैंसर वेरिएशन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहली स्टेज में और दूसरी स्टेज के कैंसर में ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट पद्धति है, जिससे कि कैंसर को निकाल देते हैं जी। और वो कैंसर के बेड को रेडिएशन दे के जला देते हैं, जिससे कि कैंसर ख़त्म हो सकता है। तो पहली और दूसरी स्टेज में ये दो पद्धतियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि 80, 90, 95% लोग कैंसर टू कैंसर क्योर हो सकते हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो इससे रिलेटेड और भी प्लेलिस्ट चैनल पर दी गई हैं। चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। ओनली एट होकस पोकस विद आंचल।